हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी ख़बरों के पीछे की ख़बर ऐसे बताते हैं और ऐसे जानकार लोगों से मुलाकात कराते हैं कि आप पूरा जहन अच्छी तरह से खोल करके चीज़ों को समझ लें और सही पर्सपेक्टिव में समझ लें। क्योंकि जो कुछ अखबारों में, भोपू मीडिया में जो कुछ आता है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि मिसलीडिंग होता है। उसमें आप भटक सकते हैं इशू से, यानी वो रास्ता बदल जाता है। उनका मकसद ये होता है कि पूरा देश उनके इशारों पर चले और जिस तरफ वो किसी भी अगर घटना को छुपाना चाहते हैं तो कोई और नई बात ले आते हैं ताकि आप उसमें दिन भर उलझे रहें, और जब किसी खबर को, छोटी सी खबर को भी बड़ा करना चाहते हैं तो वो आग लगाने का भी काम करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि आपको सही पर्सपेक्टिव में ख़बर मिले। अभी कई ऐसे वाक़यात हुए हैं। हाथरस में दलित लड़की का जो गैंगरेप वाला मसला है वो पूरे मुल्क को शर्मिंदा करने वाला है, और जिस तरह से उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से सरकारें हकीकतों को दबा रही हैं, वो सब आपके सामने है। इसके अलावा बाबरी मस्जिद का जो फ़ैसला CBI अदालत ने लखनऊ से दिया वो भी अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल है, यानी एक इतिहास इस मुल्क में रचा जा रहा है। सुशांत सिंह के बारे में क्या कुछ खबरें महीने से चल रही थी, 1.5 महीने से, और आज वो ड्रॉप सीन भी सामने आ गया। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो वकील हैं लेकिन साथ साथ अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि आखिर देश की ये हलचल कैसी है कि आम इंसान कहाँ मुतमईन हो, कहाँ सेटिस्फाई हो, किस तरह से अपने आप को राइटली प्लेस्ड महसूस करे, क्या हो। आप बताइए ये घटनाएं क्या हो रही हैं। ख़ास तौर पे हाथरस वाला जो मामला है उसमें जाने नहीं दिया जा रहा, मीडिया को भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, नेताओं को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, और घर के लोगों को कैद करके अंत्येष्टि कर दी गई लड़की की। आप क्या कहते हैं उसके बारे में? ये जो पूरा मामला है हाथरस की घटना का, ये अपने आप में हमें शर्मसार करता है, और ये लगता है कि हम एक ऐसे मुल्क में नहीं रह रहे जो सभ्य मुल्क है। हम जो है जानवरों की तरह रखे जा रहे हैं, और हमारे साथ जो बर्ताव सरकार का है, प्रशासन का है, पुलिस का है या अदालतों का है, वो ऐसा है जैसे जानवरों के साथ बर्ताव होता है। जब जी चाहा आपको ठोक दिया, जब जी चाहा आपको दुलार लिया, जब जी चाहा आपको थप्पड़ मार दिया, जब जी चाहा आपको बेइज्जत कर दिया। अब ये जो लड़की वाला मामला है हाथरस की लड़की का, उसके साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार होने में सरकार का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ये एक मानवीय दुष्चरित्र या दुष्कर्म है जो कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कर लेता है। लेकिन उसके पास जो लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं हमारे यहाँ, उनका रुख जो निकल के आता है वो ऐसा मानवीय और बर्ताव जो है डराने वाला है कि आप देखें कि हम जो है, मैं हमेशा कहता हूं कि हम एक पुलिस स्टेट में रह रहे हैं। यानी जो थानेदार कहेगा वही सही है, जो SP कहेगा वही सही है, जो DM कहेगा वही सही है, और आपकी किसी बात का कोई मतलब नहीं। अब इस लड़की वाले मामले में देखिए कि 14 सितंबर को उसका रेप होता है। 11 दिन तक पुलिस जो है उसको रेप मानने से इनकार करती है। लड़की की हालत जब बिगड़ जाती है तो वहाँ के डॉक्टर कहते हैं इसे एम्स ले जाओ। पुलिस उसे ज़बरदस्ती जो है एम्स की जगह जो सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कर देती है। सफदरजंग में जब उसकी मौत हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता, और जब पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जाता तो हमेशा जो अपराध कानून है उसमें जब आप परीक्षण करते हैं या जांच करते हैं तो उसमें ज़रूरी होता है कि लड़की की लाश को या विक्टिम की लाश को जो है उसके परिवारजनों को सौंपा जाता है, और वो सौंपने की एक प्रक्रिया होती है। उस पर लिखा जाता है कि हमने शव सौंपा, और घर के वाले जब उस शव को जलाने जाते हैं तो पोस्टमार्टम के बाद जब उस शव को जलाते हैं तब भी उसकी एक तहरीर लिखी जाती है कि लड़की का पोस्टमार्टम हो गया, उसकी जो है लाश सौंप दी गई और उसकी लाश को इस तरह जो है उसका दाह संस्कार कर दिया गया। इस सब मामले में देखोगे कि सारा मामला जो है एक धक्का-पेली में चल रहा है कि पुलिस कहती है कि घर वालों को कोई अधिकार नहीं है, हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, हम जो है जिसका लड़की का जो डेथ है वो सफदरजंग अस्पताल में हुई है तो उसका पोस्टमार्टम सफदरजंग की मोर्चरी में होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ नहीं हुआ। वो कहाँ हुआ ये किसी को नहीं पता। वो वहाँ का जो ADG है जो कहते हैं मैं लॉ एंड ऑर्डर का हूँ, वो कहते हैं जी लड़की के जो वेजाइना में जो है वीर्य के वो निशान नहीं मिले। तो ये सारी बात बताती है कि दिल्ली और यूपी की पुलिस जो है किस तरह जो है अपने कानूनी काम को
कितने, यानी आप कहिए एक प्रोफेशनल तरीके की जगह बिल्कुल कहिए कि वैसी तरीके से अंजाम देती है और उन्हें किसी को कुछ नहीं पता कि कानून की किताब में क्या लिखा हुआ है। और आप देखिए कि उसके बाद जो है जब प्रेस के लोग कहते हैं कि हम जाएंगे तो उनको नहीं जाने दिया जाता, जब आसपास के लोग जाना चाहते हैं उनको नहीं जाने दिया जाता, जो सोशल एक्टिविस्ट है उन्हें जाने के लिए कहते हैं उनको नहीं जाने दिया जाता। जब एक पार्टी के लोग कहते हैं, मान लो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहते हैं कि हमें जाना है, तो उनको गले से पकड़कर जो है घसीटा जाता है, गिरा दिया जाता है और उनको जो है ये कहा जाता है हमने तुम्हें अरेस्ट कर लिया। यानी अरेस्ट कर लिया तो अब या तो अरेस्ट झूठ थी और अरेस्ट के बाद अगर आपने छोड़ दिया उन्हें तो ये छोड़ना गलत था। लेकिन इस देश में कुछ नहीं पता कौन सा कानून कब किस पे लागू हो जाए और कब किससे हट जाए। तो पूरा जो यूपी है वो जंगल राज है। और यूपी के बारे में जो एक बड़ी बात, जो विशेष बात है, जो जिस पे ध्यान नहीं जाता, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री यूपी से आता है। मोदी जी बनारस से जो है सांसद है, योगी जी जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो भी कानपुर से आते हैं, वो भी यूपी के निवासी हैं। तो जिस देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जिस राज्य से आते हैं वहाँ ऐसा जंगल राज हो तो ये उन दोनों को शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म नहीं आती। वहाँ की जो मुख्य आप देखिए जो राज्यपाल हैं वो जो है आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदी पटेल एक महिला है, वो भी कुछ नहीं बोलती। तो ऐसी हालत में पूरे यूपी में आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो पूरा ब्रेकडाउन हो गया है। और मैं कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन होने की वजह से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, वहाँ पर जंगल राज है। और अभी जो आंकड़े आए हैं नेशनल क्राइम ब्यूरो की, और जो संसद का जब सत्र चल रहा था तो लोकसभा में अर्जुन लाल मीणा जो हमारे महिला और बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने आंकड़े दिए। उन्होंने उन आंकड़ों में बताया 23 सितंबर को कि सबसे ज़्यादा क्राइम जो है महिलाओं और बच्चों पे जो हो रहे हैं वो यूपी और बिहार में हो रहे हैं। यूपी और बिहार जो टॉप करते हैं। 62% औरतों के साथ जो है रेप की घटनाएं हुई हैं, 32% जो है बच्चों के साथ और लड़कियों के साथ बलात्कार या यौन अपराध हुए हैं। और इन सब के बावजूद हम देखते हैं कि हर साल इनकी तादाद जो बढ़ती जा रही है। हर 2 घंटे में एक औरत के साथ बलात्कार होता है। और यूपी की हालत ये हो गई है कि कई औरत तो अगर घर से बाहर निकले तो समझ लीजिए कि अगर वो घर वापस आ गई तो आपको खुशी मनानी चाहिए कि हमारा बच्चा, हमारी औरत, हमारी महिला सुरक्षित अपने घर आ गई है, क्योंकि पूरा यूपी जो है जंगल राज हो गया है। और यूपी क्या है? यूपी के बारे में मैं कहूँगा कि यूपी वो है जो राम और कृष्ण की भूमि है। राम भी वहीं पैदा हुए और कृष्ण भी वहीं पैदा हुए। राम के बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी की मर्यादा को बचाने के लिए रावण के शासन का अंत किया, रावण को मारा। और कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि द्रौपदी का जब चीर हनन हो रहा था तो उन्होंने वो जो है लट के लट जो है, थान के थान जो है साड़ियाँ जो है द्रौपदी को सप्लाई की। तो सारी महाभारत और सारी रामायण महिला की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए। और राम और कृष्ण की भूमि में अगर आप देखेंगे कि औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। अभी आप हाथरस की बात कर रहे हैं, मैं आते हुए देख रहा था कि बलरामपुर में भी ऐसी घटना हुई। लोगों ने एक लड़की को ले गए, उसके साथ रेप किया, रेप करने के बाद उसके हाथ पांव तोड़ दिए। हाथ पांव तोड़ने के बाद उसको रिक्शे में बैठाया और उसके घर भेज दिया। और जैसे ही वो घर भेजी तो दर्द के मारे, क्योंकि उसके हाथ पांव टूट गए थे, वो मर गई। और मरने के बाद पुलिस ने फिर उसका शव जो है इसी तरह अंधेरे में जलवा दिया। तो एक तरह की घटना का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि इसके लिए योगी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो खुद जिम्मेदार हैं। और उनके शासन में यूपी में भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार और महिलाओं के सम्मान और रेप की जो आंधी चल रही है उसके लिए योगी का हटना जरूरी है। ये जो डीएम को हटाने की बात हो रही है या एसपी को हटाने की बात हो रही है, निलंबन कोई सजा नहीं होता। निलंबन तो यह है कि मैं अपने ड्राइवर को कहूँ भाई तू 4 दिन घर नहीं आएगा या 4 दिन नौकरी पे नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं कड़ा, तो मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए। यूपी में 120 एमएलए एमपी हैं, राज्यसभा और लोकसभा के एमपी मिला ले तो 120 होते हैं। सारे एमएलए जो है 400 हैं, वहाँ के एमएलसी और जोड़ ले तो ये हो जाती है संख्या 650। यानी 1000 लोग ऐसे हैं यूपी में जो कि सक्षम हैं अपनी आवाज़ उठाने में। वहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हाईकोर्ट है, जहाँ के पे जो है 194 जज हैं। तो 194 जज हैं, 120 जो है सांसद हैं, 650 के करीब विधायक हैं, राष्ट्रपति वहाँ का है, प्रधानमंत्री वहाँ का है, आप वहाँ पे मुख्यमंत्री है। और वहाँ पर यह हाल है कि औरतों के साथ जिस तरह का अत्याचार हो रहा है उस पर कोई नहीं बोलता और पूरे देश में वो जो है एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। और भाजपा वालों के ऊपर मुझे शर्म आती है कि वो जो है मानवीय आधार पर नहीं सोच रहे, वो सिर्फ दल के हित में सोच रहे हैं, यानी देश के हित में भी नहीं सोच रहे हैं। तो इसका मतलब ये पार्टी जो है अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है और इनका जो हाल है बहुत बुरा हो गया और जनता इनका बुरा हाल करेगी। अच्छा, इसमें एक एंगल है सोचने का कि ये दलित लड़की थी हाथरस वाली और हाई कास्ट के कल्प्रिट हैं जो आरोपी हैं। क्या अगर ये अदर वे राउंड होता कि ये हाई कास्ट की लड़की होती और दलित कल्प्रिट होते
तो क्या तब भी पुलिस ऐसा ही करती, क्या यूपी पुलिस ऐसा ही करती, और क्या ये सिस्टमेटिक लोगों को दबाने सप्रेस करने का तरीका है? ये भी क्या ये भी टॉर्चर का तरीका है कि एक प्लान करके कि साहब आपको इस समुदाय की लड़कियों के साथ ये करना है? आखिर क्या है? देखिए, यूपी की बात देखें तो यूपी में और बिहार में जो जितने भी इस तरह के अपराध हैं, इवन राजस्थान में भी, वो जो है जाति के आधार पर होते हैं। आप ये सोचें कि किसी उच्च सवर्ण यानी महिला के साथ वहाँ रेप हो जाए और लोग बच जाएं, तो पहली बात तो उनके साथ रेप होगा नहीं। वहाँ के दलित और जो ये पिछड़े हुए लोग हैं, ये इतने डरे रहते हैं उनसे कि वो उनके सामने चारपाई पे नहीं बैठ सकते, उनके सामने साइकिल पे नहीं बैठ सकते, उनके सामने नई जीन्स नहीं पहन सकते, उनके सामने मूछ नहीं रख सकते, और शादी में घोड़े पे नहीं जाते, घोड़े पे नहीं, मैं कहता हूँ मूछ नहीं रख सकते। अगर आप मूछ रखेंगे तो आपकी मूछ मुड़वा दी जाएगी, घर सर मुड़वा दिया जाएगा। तो उनकी हिम्मत नहीं है। यूपी में क्राइम होता है तो क्राइम जो है दबंग लोग करते हैं, और दबंग वो लोग हैं, अगर आप देखेंगे गुंडे बदमाश कौन है तो वो दबंग लोग जो है ऊंची जाति के लोग हैं। एक किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गांव में जो है ये था कि भाई वो गणेश जी की पूजा करते थे, और गणेश चतुर्थी के बाद जो है जब पूजा करते थे तो वो गणेश जी का विसर्जन करने नदी जाते थे। तो वहाँ परंपरा थी कि गाँव में जो है किसके गणेश पहले जाएंगे, तो पहले ये था कि पहले ब्राह्मणों के गणेश जाएंगे, फिर ये था कि उसके बाद राजपूत के गणेश जाएंगे, फिर ये था कि जी बनियों के गणेश जाएंगे, फिर ये था शूद्र या दलितों के वो गणेश जाएंगे। तो हर साल की परंपरा थी। एक साल ये हुआ कि जब वो गणेश की पूजा होके जब विसर्जन के लिए गए तो ब्राह्मणों के और ठाकुरों के और बनियों के गणेश जी लेट हो गए। अच्छा। तो जो शूद्र थे या छूत थे या दलित थे, उन्होंने अपने गणेश सबसे आगे लगा दिए। जब आगे लगा दिए उसके थोड़ी देर बाद जो है वो ठाकुर के गणेश आ गए, फिर थोड़ी देर बाद ब्राह्मणों के आ गए, फिर थोड़ी देर बनियों के आ गए। तो ये वहाँ पर बड़ी रस्साकसी हुई, और अल्टीमेटली ये तय हुआ कि जो वो बनियों के गणेश हैं वो नंबर 2 पे रहेंगे, ठाकुरों के नंबर 2 पे रहेंगे, और जो ब्राह्मणों के गणेश हैं वो सबसे आगे रहेंगे। और उसी तरह हुई। तो आप देखो गणेश जो है गणेश को भी दलों में और जातियों में बांट दिया कि ये गणेश जो है ब्राह्मणों का गणेश है, ये गणेश जो है दलितों का गणेश है। तो जब आप भगवान को ऐसे बांट सकते हैं तो आप वहाँ के जीवन के बारे में सोच नहीं सकते। हम दिल्ली में शहर में रह के, वहाँ हालत इतनी बुरी है कि ये जो रेप है इसको वो समझते हैं कि हमारा अधिकार है। आज तक जो है चेतना जो है गाँव में और ये एक तरह से मोनोपोली दिखाने का एक अपना दम दे। सावरकर जो इनके गुरु हैं, मानसिक गुरु हैं एक तरह से, वो कहते हैं रेप एक स्ट्रेटेजी है, रेप को स्ट्रेटजी के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, और जिनको आपको दबाना है उनकी महिलाओं के साथ आप रेप करोगे तभी आप उन्हें दबा पाओगे। और ये उसको अपना देवता मानते हैं, तो ये उसकी जो परंपरा है उसको मानेंगे। और आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में अभी आपको याद होगा 2 साल पहले ही राकेश सिन्हा, जिनको ये मीडिया वाले कहते हैं जी संघ के विचारक हैं, जी, तो उन्होंने संसद में कहा, राज्यसभा में वो MP हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो हिंदू परंपरा है उसमें रेप होता ही नहीं था पहले शब्द, क्योंकि रेप की जगह आप अगर कामसूत्र पढ़ेंगे तो उसमें आएगा राक्षस विवाह होता था, उसमें आता था कि जो है हठ संभोग हो रहा है, बलात्कार को वो कहते थे हठ संभोग है, कि आप हट गए कि भाई तेरे साथ में संभोग करूंगा ही करूंगा। तो ऐसी स्थिति वो कहते हैं। जब निर्भया कांड हुआ तो मोहन भागवत जी ने कहा कि रेप जो है इंडिया में होता है, भारत में नहीं होता, यानी रेप जो है शहरों की स्थिति संस्कृति है, गांव की नहीं है। अभी आप देखेंगे कि जो भगत सिंह कोश्यारी हैं, जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा लड़कियां अगर संस्कृत में बात करें तो उनके साथ रेप नहीं होगा। यानी अगर आप संस्कृत बोलेंगे तो आपके साथ रेप नहीं होगा। खट्टर साहब कहते हैं कि 80% महिलाएं जो है, लड़कियां जो है मजे के लिए लड़कों के साथ रहती हैं, और जब बात बिगड़ जाती है तो वो रेप का इल्जाम लगा देती हैं। अभी योगी सरकार ने कहा कि चिन्मयानंद के ऊपर जो रेप का आरोप है उसको हम वापस लेंगे। आप देखिए योगी पे खुद 51 केस हैं जिसमें मर्डर भी है और सारे हैं। और योगी जी ने ही कहा था कि हम जो है मुस्लिम महिलाओं को, उनकी लाशों को कब्र से निकालकर उनके साथ बलात्कार करेंगे, ये उन्होंने खुद कहा, ये उनका है। तो जब आप एक रेप को एक राजनीतिक हथियार समझते हैं, जब अपना हक समझते हैं, सेलिब्रेट करने लगते हैं, और उसे सेलिब्रेट करते हैं, खुशी बनाते हैं, तो इसी हालत में आप देखिए रेप के बारे में जो चेतना बढ़ी है हिंदुस्तान में। रेप को पहले रेप नहीं माना जाता था। हिंदुस्तान में माया त्यागी के साथ एक बार रेप हुआ, बलात्कार हुआ 1978 में बागपत में, तो जो है रेप की बात उठी। फिर एक लड़की थी मथुरा, जो कि गढ़चिरौली की रहने वाली थी, महाराष्ट्र की, तो उसके साथ रेप हुआ, थाने के अंदर पुलिस वालों ने रेप किया। तो वहाँ पर ये माना गया, 1972 की बात है ये, कि 1974 में फैसला दिया गया कि रेप का ये आरोप झूठा है, क्योंकि लड़की ने खुद जो है पुलिस वालों को फुसलाया कि मेरे साथ रेप करो। फिर हाई कोर्ट ने उसको फैसला दिया कि नहीं, ये बात गलत है, लड़की जो है अपनी कंसेंट नहीं दे रही, इसका मतलब ये रेप है।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने कहा कि लड़की चूंकि इसको जो है संभोग की आदत थी, इसको हमने टेस्ट किया, तो ऐसी हालत में इसका रेप हो ही नहीं सकता, इससे तो अपने जो प्रेमी था उसके ऊपर रौब जमाने के लिए पुलिस वालों पे झूठा आरोप लगा दिया। तो पूरे देश में एक तरह से आंदोलन खड़ा हुआ, हिंदुस्तान के लोग जो है उठ खड़े हुए। हम मुझे याद है कि लतिका सरकार होती थी, उपेंद्र बख्शी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है हमारे लॉ फैकल्टी के वो थे डीन, उन्होंने और 4 लोगों ने खड़े होकर जो है पूरी आवाज़ उठाई, सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी और उसके बाद पूरे देश में एक आंदोलन चला और 1982 में जो है रेप एक्ट में बहुत सारी धाराएं जोड़ी गई कि रेप क्या है। और जब निर्भया कांड हुआ तो पूरा देश खड़ा हो गया, पूरी दुनिया में उसकी गूंज गई। और उसके बाद जो आप देखेंगे कि एक बार जो है एक ऑर्डिनेंस आया और ऑर्डिनेंस के बाद जो है मार्च 2013 में जो है हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा ने एक कड़ा बिल पास किया, जिसमें यह है कि अब जो है रेप क्या है, रेप यह है औरत की इच्छा के विरुद्ध अगर आपके उसके यौनांग को छूते भी हैं तो वो रेप है। इसीलिए एडीजी से आपको ये नहीं पता, क्योंकि उन्होंने जैसा हो सकता है 2013, 14, 15 में वो हिंदुस्तान ना रहे हो, बाहर कहीं घूम रहे हो। तो ऐसी हालत में रेप को लेकर एक समाज में एक जागृति जब तक आप नहीं फैलाएंगे, जब तक औरतों को इज्जत की निगाह से नहीं देखेंगे, जबकि औरत की हाँ को और हाँ ना को ना समझेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक फ्रेज है जिसमें कहते हैं कि और इफ ए वुमेन से नो इट मीन परहैप्स एंड इफ शी से परहैप्स इट मीन यस। तो यानी औरत जो है अपनी मुंह से हाँ कभी नहीं कहेगी तो उसकी ना को भी हाँ ही मान लेना चाहिए। तो ये एक संस्कृति हमने विकसित की है, उसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा और खड़ा होकर उसके खिलाफ हमें जो आवाज़ उठानी पड़ेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं कि जंगल राज है, वहीं एक कानून के लवादे में एक नई चीज़ आई है, वो है बाबरी मस्जिद को जो गिराने वाला केस था 6 दिसंबर 1992 वाला। उसमें सीबीआई अदालत ने साफ साफ कह दिया था कि साजिश साबित नहीं हो रही। तो चूंकि आप वकील हैं, आप बताइए कि इस मुकदमे को, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली में भी एक फैसला आया था जैसिका लाल मर्डर केस का, और जब जैसिका लाल मर्डर केस का फैसला आया तो अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग थी, नो वन हैज़ किल्ड जैसिका, कि जैसिका को किसी ने नहीं मारा जी। और उसके बाद आप देखते हैं कि वो पूरा जो है नज़ीर जो है पूरा देश खड़ा हुआ और उसमें एनडीटीवी का बड़ा रोल था और एक मुहिम चली और मुहिम के बाद जो है हाई कोर्ट ने सज़ा दी लोगों को और उसके बाद मनु शर्मा अब जाके जो है पेरोल पे छूटा, यानी उसको थोड़ी सी सुविधा दी है दिल्ली गवर्नमेंट ने और उसे बरी किया। तो ऐसी हालत जो है, जब तक आप देखिए कि बाबरी मस्जिद के बारे में भी पूरी दुनिया ने, मैंने भी अपने आंखों से देखा, आपने भी देखा होगा, बिल्कुल। और जो आदमी 1992 में जिंदा था उसे जरूर पता होगा कि बाबरी मस्जिद कैसे गिराई गई, किन लोगों ने गिराई। लेकिन अदालत कह रही है कि जी हमें कोई सबूत नहीं मिला, इन्हें बाइज्जत बरी कर रहे हैं। यानी बाइज्जत बरी का मतलब है, मुझे लगता है जज साहब को उठ के उन अडवाणी जी के पाँव भी छूने चाहिए थे और उनके गले में माला भी पहनानी चाहिए थी कि मेरे गुरु, गलती से मैंने आपको अपनी अदालत में बुला लिया, या हमारी अदालत जो है आपको बरी करते हुए खुशी महसूस कर रही है और हम शर्मसार हैं कि हम 28 साल से इस अदालत में जो अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे या ये लोगों को बुला रहे थे, इसके लिए अदालत की तौहीन हुई है, अदालत आपसे माफ़ी मांगती है। तो हिंदुस्तान की अदालतों का कैरेक्टर जो है, आप देखेंगे कि वो जो है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये क्रिमिनल एक्ट था, बाबरी मस्जिद गलत तरीके से गिराई गई। अब या तो सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जज थे वो झूठ बोल रहे थे, या ये कि यादव जी जो वहाँ के लखनऊ के हैं वो सच बोल रहे हैं। तो एक यादव जी ने ये प्रूव कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज गलत हैं और उनको जो है कानून और संविधान की अकल नहीं है और उनको जो है इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा किसी को जरूर मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये मान लें कि बाबरी मस्जिद गिरी ही नहीं, जैसे मोदी जी कहते हैं मैं आया नहीं, मुझे बुलाया, मैं आया नहीं, मुझे बुलाया गया है। तो हिंदुस्तान में सब काम जो है इस तरह के हो रहे हैं कि आप जो है कई बार लगता है कि हम या तो अपनी आँख फोड़ लें या हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, हम बेवकूफ़ हो गए हैं, हमारा जो IQ लेवल है बड़ा कम हो गया है, हमें समझ नहीं है। अगर हमारे सामने किसी का रेप हो रहा हो तो मेरे को 4 बार सोचना पड़ेगा कि अदालत इस बारे में क्या कहेगी, कि तुम जो है इस मामले में क्यों दखल दे रहे थे। तो एक नागरिक के रूप में जिस बात पे आपका जो खून है खोलना चाहिए, उसको अदालतें बताती हैं कि हम जो है गंदी नाली के कीड़े हैं, हमें अकल नहीं है, हमें समझ नहीं है। जो समझ है वो सिर्फ न्यायाधीश महोदय को है या CBI को है। अब CBI के बारे में आप देखिए कि CBI एक विचित्र एजेंसी है। कई बार होता था, जब मैंने नरसिम्हा राव पे केस डाला तो उस केस में ये हुआ कि उस समय बहुत सारे मंत्री वगैरह जो फंसते थे वो कहते थे हमारे केस को CBI को दे दो। तो मैंने उनसे कहा भाई CBI को क्यों दे दो, तुम हर बार CBI की जांच की मांग क्यों करते हो? कहते जी CBI को मैनिपुलेट करना आसान है।
सीबीआई को मैनिपुलेट करना इस तरह। अच्छा, बज़ाहिर पब्लिक को ऐसा लगता है कि सीबीआई को देने की बात कर रहे हैं तो शायद इंसाफ मिलेगा, अच्छी बड़ी एजेंसी है। मैं हमेशा कहता हूँ सीबीआई सबसे निकम्मी जांच एजेंसी है, ये मेरा वक्तव्य आप नोट कर लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ ये बड़ी निकम्मी जांच एजेंसी है और ये जो है सत्ता के इशारे पे काम करती है। मैंने हमारे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे कुछ जानकारी दी, तो हमने जो है एक गोगांग अपांग एक चीफ मिनिस्टर होते थे नॉर्थ ईस्ट के, तो मैंने उनके खिलाफ एक कंप्लेंट की। जब कंप्लेंट की तो आज़ाद सिंह करके एक एसपी होते थे सीबीआई के, उन्होंने मुझे बुलाया कि आपने ये जांच दी है। तो ओमनीपोली एक कंपनी थी जिसको 60 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए थे कि वहाँ पर जो है उस राज्य में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ, बल्कि वो पैसा जो है दिल्ली के पीएनबी बैंक में जमा हो गया। और पीएनबी की नारोजी नगर बैंक में जब जमा हो गए तो मैंने सारे आंकड़े निकाले कि इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुए, सारे पैसे खा गई है। तो खाने के बाद उन्होंने कहा जी मैं जांच करूंगा। जांच करने के बाद पता चला कि उनका लड़का जो है अचानक तभी जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उसमें राज्य मंत्री बन गया। जब राज्य मंत्री बन गया तो मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। फिर दूसरी सरकार आई देवगौड़ा की, फिर मेरे पास सीबीआई से फोन आया जी आप इस बारे में क्या करोगे। मैं फिर दोबारा गया तो पता चला वो फिर उस पर सरकार में शामिल हो गए, फिर वो मामला ठंडा हो गया। तीसरी बार जब वो बाहर थे तो फिर मुझे बुलाया गया कि ओमनीपोली वाले में आपको क्या कहना है। तो मैंने कहा जी आप ये हमेशा जो है इस आदमी को बरगलाने के लिए मेरी चिट्ठी का इस्तेमाल करते हो, इसे धमकाते हो और धमकाकर तुम जो है इसको अपने काबू कर लेते हो। अब मेरी चिट्ठी फिर जो है ठंडे बस्ते में चली आएगी और आज भी मेरा वो केस जो है ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ। यानी वो सीबीआई भी अपने सियासी आकाओं के इशारे पर ज़रूरत के हिसाब से, पॉलिटिकल ज़रूरत के हिसाब से, सीबीआई जो है जो केंद्र में सरकार होती है उसकी एक पॉलिटिकल आर्म है जी। यानी मायावती अगर चुप है हाथरस के मामले में जी। अगर अखिलेश यादव चुप है, अगर मुलायम सिंह यादव चुप है, तो समझो सीबीआई ने कहीं ना कहीं उनकी पूंछ को पकड़ रखा है कि जैसे ही वो बोलेंगे वो पूंछ दबा देंगे। ये बात अक्सर कही जाती है कि सरकार के पास हर आदमी की फाइल होती है और जब चाहे उसे गरमा दें और जब चाहे उस पर कार्रवाई कर दें। सीबीआई यही काम करती है और सीबीआई यही काम करती है। तो ये बहुत ही गैर मामूली। अच्छा, ये सुशांत सिंह वाले मामले में हत्या और ख़ुदकुशी, इसके बीच में इतनी पॉलिटिक्स हो चुकी और अब एक अचानक एक आता है स्टेटमेंट के साथ ये ख़ुदकुशी थी। तो ये क्या हुआ बिहार में? अभी तो इलेक्शन हुए नहीं, उसका फ़ायदा ये उठा नहीं पा रहे थे। नहीं हुआ बिहार, मैंने आपको पहले भी बोला था कि वो चाहते थे कि इसमें किसी तरह उद्धव ठाकरे का बेटा जो है उसको ये बताया जाए कि ये अक्यूज्ड है, उसको जेल भेजा जाए और उद्धव ठाकरे से इस बात की एक बार्गेन की जाए कि भाई हम अपने लड़के को बचाना है तो तुम्हें जो है हमसे समझौता करना पड़ेगा, बीजेपी की सरकार बनानी पड़ेगी। और मैंने आपको पहले भी यही बात कही थी कि वो कहीं फंसता नहीं है। और ये जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है, ये हत्या का मामला है, मैं पहले दिन से कहता हूँ कि ये हत्या नहीं है, ये आत्महत्या है। क्योंकि वो बाइपोलर आदमी था, उसके कई लड़कियों से संबंध थे, वो नशा करता था, उसका दिवाला निकल गया था, उसमें घर का खर्च चलाने के लिए, रूटीन का खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो इसमें उसने आत्महत्या की है। और मेरी ये बात जो है आज के दिन मैं कह सकता हूँ कि मेरी बात ठीक हुई, मेरा मानना बिल्कुल ठीक था। तो बीजेपी एक तीर से दो शिकार कर रही थी। पहला शिकार तो ये था कि इसकी आड़ में हम जो है बिहार के राजपूतों को इकट्ठा करेंगे और सरकार जीत लेंगे। और दूसरा था कि महाराष्ट्र की सरकार जो हिंदुस्तान की सबसे महत्वपूर्ण सरकार है, क्योंकि हिंदुस्तान का सारा रेवेन्यू जो है, सारा व्यापार जो है, उसका 50% जो है महाराष्ट्र में है। अब बम्बई उसकी कैपिटल है। तो आप देखिए कि अपने अपने स्कोर तय करने के लिए जो है सुशांत सिंह राजपूत के काम में पहले ईडी घुसी, ईडी ने मुंह की खाई, ईडी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने गलत इन्वेस्टिगेशन किया। और जिस अफसर ने कहा कि भैया इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सीबीआई के जिस अफसर ने पहले लपक कर, जैसे ही बिहार सरकार ने अनुशंसा की कि हम जी जांच करने के लिए तैयार हैं, तो सीबीआई का जो अफसर है वो कौन है? वो सीबीआई का जो डायरेक्टर है, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर वो माफ़ी नहीं मांगता तो इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल आदमी है और वो इस देश की कानून व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को और दूसरी कोर्टों को झूठ बोल रहा है और बलगा रहा है। अच्छा, ये हॉस्पिटल का स्टेटमेंट है, किसी एजेंसी का स्टेटमेंट नहीं है। 3 हॉस्पिटल का हो गया। मैं वही कह रहा हूँ, खुदकुशी वाली बात जो अब कही जा रही है, जाहिर है उसका जो पोस्टमार्टम हुआ है उसका नतीजा वो चंद घंटे में भी दिया जा सकता था। ये 1.5 महीने पॉलिटिकल गेम चलता रहा, उसके बाद अब अस्पताल क्यों बोल रहा है? ये 3 अस्पताल है। हाँ। एक वो अस्पताल है जिसने पोस्टमार्टम किया, दूसरा अस्पताल है जिन्होंने उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जांच की, एम्स वाले हैं, तीसरा जो है उसका जो बिसरा था उसकी जांच करने वाली जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है, तो वो भी तो उसमें शामिल है। फिर एम्स की लैब ने किया। और ये करके बाद में पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी कह रहे हैं कि एक डॉक्टर है सुधीर गुप्ता जो कि एम्स में हैं, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत
व्यक्तिगत रूप से बताया कि सुशांत सिंह की हत्या हुई है। तो एक डॉक्टर जो है वो अनऑफिशियली अपनी राय दे रहा है और उसमें पूरा देश जो है 100 दिन तक पागलों की तरह जो है घूम रहा है, और अब पता चलता है कि ये तो जो है सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है। अब ले दे के जो है कंगना रनावत रह जाएगी, सुशांत सिंह राजपूत का तो मामला खत्म हो गया। नहीं, वैसे सुशांत सिंह का ये मामला जो है वो सरकार को बहुत सूट किया है। नहीं, सूट तो किया है, लेकिन देश का तो नुकसान किया है। देश का नुकसान हुआ है, उससे क्या लेना देना। देखिए, इस सुशांत सिंह के चर्चा में कितनी चीज़ें प्राइवेटाइज हो गई, कितनी रेलवे गई, ये गया वो गया, हजारों करोड़ लाखों करोड़ का घपला इसी बीच में हो गया। मीडिया में मैंने बिजी रखा गया पूरे देश को। लेकिन एक आपको कहावत है ना कि वो बच्चा था, वो बार बार कहता था भेड़िया आया, गांव वाले चले आते थे। फिर उन्होंने देखा भेड़िया नहीं आया, दोबारा फिर कहा भेड़िया आया, फिर गांव वाले आ गए। तीसरी बार जो अगली बार भेड़िया आया, बच्चे ने कहा भेड़िया आ गया, तो गांव वाले नहीं आए, अल्टीमेटली भेड़िया उसको खा गया। तो हिंदुस्तान में अगर कोई समस्या होगी और ये मीडिया वाले कहेंगे, जी वाले या रिपब्लिक वाले या आज तक वाले या ABN वाले कि जी ये समस्या, लोग कहेंगे तुम तो झूठे हो। ये झूठों का मीडिया जो है, इन्होंने जो है अपने लिए भविष्य के लिए खड्डा खोद लिया। इसी चक्कर में वो फेंकू लफ्ज लोगों ने चला दिया। वो मतलब इतना आम हो गया कि आप नाम ना लो, सिर्फ फेंकू कह दो। नहीं, फेंकू कहोगे, आप फेंकू कहोगे गूगल बता देगा मोदी के बारे में कह रहे हैं। इवन आप बच्चे को कह दो अबे फेंकू है, वो कहेगा मैं मोदी थोड़ी हूँ। मैंने एक बच्चे को कहा मैं तू फेंकू वाली हरकतें क्यों करता है? कहता है मैं कोई मोदी जैसा आदमी थोड़ी, मेरी दाढ़ी का है। मतलब बच्चा भी जानता है इस चीज, छोटा बच्चा 3 साल का बच्चा जानता है कि फेंकू कहना है उसको गाली है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये जब विश्वास खत्म हो जाए तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात पे विश्वास ना करें, आप मुझे कुछ बता रहे हैं मैं आप पे विश्वास ना करूँ, तो फिर कैसे देश चलेगा, कैसे समाज आगे बढ़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पे लंबी बात और नहीं हो सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आप हमें वक्त दे देते हैं और कई इश्यूज़ पर बहुत अच्छी बात हो गई, और मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों को भी इसमें बहुत कुछ मिला होगा। और हमारे रविंद्र जी बहुत ही चटपटे अंदाज में लेकिन सही हकीकतें सटीक अंदाज में आपको बताते हैं, तो आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका फिर एक बार शुक्रिया कि आप हमें वक्त दे देते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर दें, फॉलो करें, ताकि आपको हमारी सभी वीडियो सही वक्त पर मिल सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।